इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार पर इस वक्त की बड़ी खबर। मंत्रिमंडल विस्तार की कंफर्म तारीख आ गई। परसों यानी 8 जुलाई को मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस बीच संभावित मंत्रियों का दिल्ली आना शुरू हो चुका है। नारायण राणे दोपहर 3 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे। वो गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 3:30 बजे इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सर्बानंद सोनोवाल गुवाहाटी से दिल्ली आ रहे हैं, जबकि जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह पटना से दिल्ली आ रहे हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसकी कंफर्म तारीख भी आ गई है। 8 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 20 चेहरों को जगह दी जाएगी और इसमें जो कुछ नाम है, नारायण राणे गोवा से दिल्ली पहुंचेंगे दोपहर 3 बजे। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर 3:30 बजे इंदौर से निकलेंगे और सर्बानंद सोनोवाल गुवाहाटी से दिल्ली आ रहे हैं और जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह पटना से दिल्ली आ रहे हैं। जेडीयू की तरफ से 4 पद मांगे गए हैं, लेकिन बीजेपी 2 देने को राजी है, एक कैबिनेट और एक एमओएस, जबकि जेडीयू की तरफ से मांग की गई है 2 कैबिनेट और 2 एमओएस की। अब देखना है कि क्या फॉर्मूला फिट बैठता है। इसके अलावा सहयोगी दलों के और भी सांसदों को मंत्री बनाया जाएगा और भी सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। खासतौर पर नजर होगी यूपी पर कि यूपी से कौन कौन से चेहरे आते हैं। जफर इस्लाम का नाम भी यूपी से सामने आ रहा है। इसके अलावा अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये कुछ नाम ऐसे हैं जो लगभग तय हैं, जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय है। उनमें सर्बानंद सोनोवाल जो असम के मुख्यमंत्री थे, चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया और सर्बानंद सोनोवाल को कहा जाता है कि आश्वासन दिया गया कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले आज एक और बहुत बड़ी खबर आई। 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई। कुछ नए गवर्नर की नियुक्ति हुई तो कुछ का ट्रांसफर किया गया। इनमें सबसे बड़ा नाम थावरचंद गहलोत का है। गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। के हरिबाबू को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए गए। राजेंद्र आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। पीएस श्रीधरन पिल्लई का तबादला कर गोवा का गवर्नर उन्हें बनाया गया। सत्यदेव नारायण आर्य का भी त्रिपुरा ट्रांसफर किया गया। वहीं रमेश बैस को भी अब झारखंड के गवर्नर की जिम्मेदारी दी गई, जबकि बंडारू दत्तात्रेय का हरियाणा तबादला किया गया है। नए राज्यपाल की नियुक्ति में सबसे बड़ा नाम है थावरचंद गहलोत का। उन्हें गवर्नर बनाने के कई मायने हैं। वो मोदी सरकार के सबसे बड़े दलित चेहरे थे, सरकार के सीनियर मंत्रियों में शुमार थे, राज्यसभा में बीजेपी के नेता थे। अब उनकी जगह सरकार में कोई नया दलित चेहरा मंत्री बनेगा, कोई बड़ा नेता उनकी जगह लेगा। साथ ही राज्यसभा में भी नया नेता चुना जाएगा। मैसेज साफ है, बड़ा बदलाव होने वाला है और वो बदलाव 8 तारीख को होगा। गवर्नर की नियुक्ति में सोशल इंजीनियरिंग कैसे हुई है? 3 जाट नेताओं को गवर्नर पद की जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी के सबसे बड़े दलित नेता थावरचंद गहलोत हिमाचल के नए गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर एसटी समुदाय से हैं। मध्य प्रदेश के नए गवर्नर मंगूभाई एसटी समुदाय से हैं और झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस ओबीसी वर्ग से आते हैं। बंडारू दत्तात्रेय और के हरिबाबू तेलुगु कम्युनिटी से हैं, यानी पूरे कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा गया है। 8 नए राज्यपाल बनाए गए, इनमें कुछ का तबादला किया गया और कुछ नाम एकदम नए हैं। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जो ये परिवर्तन किया गया है, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि 8 गवर्नर जो हैं उनमें या कुछ के ट्रांसफर किए गए और कुछ नए नाम भी हैं और सबसे अहम नाम है थावरचंद गहलोत। देवेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? जी देवेंद्र, जो गवर्नरों की नियुक्ति हुई है उसमें भी क्या सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा गया और थावरचंद गहलोत को गवर्नर बनाने के पीछे क्या वजह?
देखिए, ओवरऑल अगर आप गवर्नेंस की लिस्ट देखें नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद, तो उसमें ये निश्चित तौर पे कोशिश ये है कि उसमें चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, माइनॉरिटी हो, जाट कम्युनिटी के लोग हों, ओबीसी लोग हों, इन सारे वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले। और देश के सर्वोच्च पद से लेकर आप उसके बाद गवर्नर तक में देखें तो हमेशा ही अलग अलग सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन की तस्वीर दिखती है जब भी मोदी सरकार इस बाबत कोई फैसला करती है। दूसरी चीज़ कि थावरचंद गहलोत की बात करें तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ा फैसला है और इसके कई सारे पहलू हैं, कई सारे प्रभाव हैं। पहली बात को बीजेपी के हिसाब से दलित सबसे बड़े दलित चेहरा हैं। बीजेपी के फैसले लेने वाली जो सर्वोच्च बॉडी है बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसके वो सदस्य हैं। अब क्योंकि वो गवर्नर बन गए तो वो जगह खाली हो गई, मतलब पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनकी जगह पे कोई और दलित चेहरा आएगा। दूसरी चीज़ की राज्यसभा में पार्टी के वो नेता हैं, अब जब वो गवर्नर बन गए तो जाहिर तौर पर वो जगह खाली हो गई। वहाँ पर क्या निर्मला सीतारमण को वहाँ पे बैठाया जाएगा? पीयूष गोयल वहाँ पे डिप्टी लीडर हैं, क्या पीयूष गोयल को प्रमोशन दिया जाएगा या फिर निर्मला सीतारमण को वहाँ पे बैठाया जा सकता है और लीडर के तौर पे राज्यसभा में? ये निश्चित तौर पे एक देखने वाली चीज़ रहेगी। तीसरी चीज़ की कैबिनेट में भी बीजेपी के सबसे बड़े दलित चेहरा के तौर पर थावरचंद गहलोत है। अब वो जगह खाली हुई है तो जाहिर तौर पर कैबिनेट में भी आपको बड़ा चेहरा दिखेगा। हालांकि वो चेहरा जाहिर तौर पर थावरचंद की अगर तुलना कर लें तो उस लिहाज से अभी बड़ा नहीं होगा क्योंकि उनसे उम्र में कम, उनसे अनुभव में कम कोई व्यक्ति होंगे। लेकिन पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि जिस चेहरे को आगे किया जाए दलित के तौर पे, वो आगे 10 से 15 से 20 साल तक वो उस चेहरे को उसी प्रकार से पार्टी की सेवा करते रहे और बीजेपी का चेहरा बने रहे, दलित चेहरा, जो कि जिस तरह से थावरचंद गहलोत थे। जी। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, क्या यह तय है कि यह विस्तार 8 तारीख को होगा? दूसरी बात, कितने नाम होंगे इनमें और क्या यूपी से कुछ चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि यूपी में चुनाव है और ऐसे में इस मंत्रिमंडल फेरबदल में यूपी को प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिल सकता है और साथ में उसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि जो दूसरी पीढ़ी के नेता हैं उनको ज़्यादा मौका मिल सकता है, उनको राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि अब बीजेपी की कोशिश है कि दूसरी पीढ़ी के जो नेता हैं उनको ऊपर लाया जाए, उनको जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो आने वाली पीढ़ी को भी वो अपना ये मैसेज पास कर सके ताकि पार्टी के सामने आने वाले दिनों में नेताओं की कमी नहीं हो। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने, बी एल संतोष ने जो कवायद की है पिछले 3-4 हफ्तों में, उस सब पे एकदम बिल्कुल 360 डिग्री पे ये कहा गया है कि सबका ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिव्यू किया गया है। इसके अलावा सांसदों को भी देखा गया है, जाति फैक्टर सबसे अहम है उसको भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि और साथ ही क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व है उसको भी ध्यान में रखा गया है। भले वो यूपी का हो, हर स्टेट में कोशिश की गई है कि अगर मंत्रिमंडल में किसी को शामिल किया जाता है या किसी को हटाया जाता है तो उसकी जगह पे उसी जाति का, उसी समूह का, उसी क्षेत्र का कोई बंदा और कोई मंत्री आके उसको रिप्लेस करे। तो ऐसे में कोशिश ये है कि ये जो फेरबदल होने जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस मोदी 2 का पहला और आखिरी भी हो सकता है, यानी कि इस बार ये फेरबदल बड़े स्तर पे होगा और ये कहा जा रहा है कि जैसी की उम्मीद नहीं है उस लेवल का फेरबदल हो सकता है, यानी कि कुछ बड़े चेहरे भी उनको भी यहाँ से इसमें से उनके जो अभी पोर्टफोलियो है उनको बदला जा सकता है। तो ऐसे में जैसा कि अभी देवेंद्र बता रहे थे कि थावरचंद गहलोत, उन्होंने भी कुछ समय पहले ये चर्चा हुई थी कि उन्होंने खुद अपनी ये बात प्रधानमंत्री को कही है कि वो अब ये मंत्री की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते हैं, उन्हें मंत्री के दायित्व से मुक्त किया जाए। तो एक रास्ता निकाला गया कि उनको राज्यपाल बना दिया जाए। इससे बीजेपी के पास राज्यसभा में एक और उम्मीदवार, यानी कि एक और कोई उम्मीदवार है, उसको राज्यसभा में लाकर फिर उसको मंत्री बनाने का रास्ता साफ हो सकता है। तो ऐसे में बीजेपी ने पूरी कवायद की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई घंटे बैठकें किया और उसका जो नतीजा है वो हमको कल शाम को बताया जा रहा है कि शाम को 7 बजे या फिर 8 तारीख को सुबह देखने को मिल सकता है, जब नए मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होगा, जो शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो आनंद प्रकाश पांडे अभी बता रहे किस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार होगा, किनको जगह मिल सकती है, खासतौर पर यूपी का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन बिहार से बड़ी खबर आ रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।